दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन के आंसर दिए थे। वो मेरे से लोग पूछते हैं, उसके उसके मैंने आंसर्स आपके साथ शेयर किए थे। उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो नया वीडियो लेके आया उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए कितना बैंक बैलेंस चाहिए। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा क्या, कोई भी आपने टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है, चाहे शेंजन कंट्री का, चाहे यूके का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, तो उसमें आपको कितना बैंक बैलेंस चाहिए उसके बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका बैंक बैलेंस है उसकी रिक्वायरमेंट आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली होती है। इसमें मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा। तो मैं पहला पॉइंट आपको बताता हूँ इसमें कि जो बैंक बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली देखता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपने काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को पता है कि आप बाहर नहीं रुकने वाले, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है। तो अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट में कम पैसे भी हैं तो उनको पता है कि आप अरेंज कर लेंगे अपने लिए पैसे जब आप ट्रैवल के लिए जाएंगे। तो उस वक्त वो आपके बैंक बैलेंस को ज़्यादा नहीं देखते, उसके बारे में ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते। वो आपको सीधा ही वीज़ा इशू कर देते हैं आपके ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कम है और तब वो आपके बैंक बैलेंस को ज़्यादा देखेंगे। वो देखेंगे कि आपके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो आपको वीज़ा इशू करेंगे। वो आपकी प्रोफाइल को दूसरी तरह से इवेल्युएट करते हैं। फिर वो आपके आपके इकोनॉमिक टाइप देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है आपके होम कंट्री में, आपकी जॉब को देखेंगे, आपका बिजनेस वो देखेंगे कि आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट ये है कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत लोग मेरे से पूछते हैं फ़ोन करके या इवन कमेंट्स में भी पूछते हैं। देखिए, नॉर्मली जो बैंक बैलेंस है वो जितनी आपकी टूर की कॉस्ट है, जैसे आप कनाडा जा रहे हैं तो आपके 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो जितनी आपकी टूर की कॉस्ट लगेगी, देखिए उसमें आप फ्लाइट टिकट देखिए। अगर आप होटल बुकिंग के ऊपर जा रहे हैं तो होटल बुकिंग के कितने पैसे लगेंगे इतने दिन के लिए, उसके बाद वहाँ पे ट्रैवलिंग का, खाने का, वो सारा आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो उतना जितना खर्चा बनता है उससे डबल कर लीजिए उसको, और थोड़े से उससे ज़्यादा पैसे आप ऐड कर दीजिए, तो उतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये थंब रूल है। इस हिसाब से ही वीज़ा ऑफिसर आपके बैंक बैलेंस को देखेंगे और इसी हिसाब से आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं। जैसे अगर आप 15 दिन के लिए कनाडा का टूर बनाते हैं तो उसके लिए करीब आजकल के हिसाब से करीब 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है। तो अगर हम उसको डबल कर दें तो 6 लाख रुपए हो गया। तो 6 लाख को हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसमें रखना है, 6 से 6.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तभी जो भी लोग हैं जाते हैं तो उनको यही कहते हैं कि आपके बैंक बैलेंस कितना है। ये चीज़ पहली क्वेश्चन वो करते हैं। कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी एजेंट है, तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट उसके साथ लगाना पड़ता है। उसमें उसमें कम से कम 6 से 6.5 लाख रुपए आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आप अकेले कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में ये है कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है, आपके पास किसी की अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की स्पॉन्सरशिप है, तो आपके फिर पैसे कम लगेंगे। फिर आपको 6 से 6.5 लाख नहीं चाहिए, तो कम पैसे भी चल जाएंगे, 4 से 5 लाख रुपए भी चल जाएंगे उस केस में। तो अगर आपके पास बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप है, आपका कोई ब्लड रिलेशन है, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है जो आपका खर्चा बियर करने के लिए तैयार है, तो आप उससे आप स्पॉन्सरशिप मंगा सकते हैं और उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन में, और आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप होती है। अच्छी स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने सिंपल मंगा ली, उसमें पूरे कागज़ मंगाने पड़ते हैं, तब उसको एक स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप माना जाता है। तो फिर भी आपकी प्रोफाइल तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो आपको वीज़ा इजीली ग्रांट हो जाएगा। हाँ, उससे बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, पर आपकी प्रोफाइल को फिर भी वीज़ा ऑफिसर देखेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में ये है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपके आईटीआर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और आपका जो जॉब है उसके उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें बैंक बैलेंस होना चाहिए आपके बिजनेस या एग्रीकल्चर के प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। अगर आपकी आईटीआर कम है तो अगर आप अपना बैलेंस ज़्यादा दिखा रहे हैं बैंक बैलेंस में, तब भी वो
एक शक की बात है, तब भी वीज़ा ऑफिसर को शक होगा कि अगर आपकी आईटीआर कम है तो आपके पास इतना ज़्यादा बैंक बैलेंस कैसे है। तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपके पास कम ज़मीन है, आप एग्रीकल्चर करते हैं, तब भी वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को क्वेश्चन करेगा कि आपके पास ज़मीन कम है पर आपकी जो बैंक बैलेंस है वो इतना ज़्यादा है। और बिजनेस के बारे में भी वो ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को बैलेंस बना के चलिए, जितनी आपकी आईटीआर है उसके आसपास ही आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। पर ये नहीं है कि अगर आपकी आईटीआर 5 लाख है तो 5 लाख ही बैंक बैलेंस आप दिखा दे। देखिए, आप अगर 4-5 साल से आईटीआर भर रहे हैं तो उससे आपको जो आपकी सेविंग्स इकट्ठी हो रही हैं तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके अगर आपने आईटीआर सिर्फ एक ही साल की भरी है तो आपको ज़्यादा बैंक बैलेंस दिखाने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने 3-4 साल की आईटीआर भरी हुई है तो आप ज़्यादा बैंक बैलेंस भी दिखा सकते हैं। तो आप इस चीज़ को आप उसको बैलेंस करिए इस चीज़ को कि हम कितनी मैंने आईटीआर भरी हैं और कितनी देर से मैं अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप अपना बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वें क्वेश्चन में भी यही मैं आईटीआर के बारे में ही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आईटीआर आपकी कम है, सपोज आपकी 2 लाख आईटीआर हो, अगर आप एक साल में 2 लाख आईटीआर भरते हैं, उसके बाद आप 10 लाख बैलेंस दिखाते हो, तो ये चीज़ वीज़ा ऑफिसर को हजम नहीं होगी। वो इस चीज़ को मानेगा नहीं। वो उसको लगेगा कि आपने सिर्फ वीज़ा लेने के लिए ये जो पैसे हैं किसी से लेके अपने अकाउंट में डलवाए हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इस चीज़ का जो है सीधा सीधा रिलेशन है कि आपकी आईटीआर और आपके बैंक अकाउंट में जो एंट्रीज़ हैं उसके बीच में सीधा सीधा रिलेशन है। आप इस चीज़ को समझते हैं तो ये वीज़ा ऑफिसर भी इस चीज़ को देखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 6th पॉइंट पे। तो 6th पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी बैंक बैलेंस बना रहे हैं तो उससे पहले आप ये देखिए कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो भी नया नहीं होना चाहिए, वो पुराना होना चाहिए। 1-2 साल पुराना हो तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं भी चल रहा था कोई बात नहीं, अगर उसमें कम ट्रांजैक्शन भी है फिर भी बिल्कुल नया ब्रांड न्यू आप बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, वो पुराना होना चाहिए। उसमें चाहे कम एंट्री थी, आपने बाद में मेंटेन करना शुरू किया, उसको 5-6 महीने पहले से मेंटेन कर रहे हैं, वो भी चल जाएगा। पर बिल्कुल नया अकाउंट होगा तो वीज़ा ऑफिसर को शक हो जाएगा। तो पुराना अकाउंट आप यूज़ करिए, उसी में अपना जो है बैंक बैलेंस मेंटेन करिए, उसी की बैंक स्टेटमेंट आप लगाइए अपने वीज़ा फाइल में। अब हम चलते हैं 7th पॉइंट में। 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कैसे है कि अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि आप वो बैंक स्टेटमेंट तो अच्छी बना लेते हैं, फिर क्या होता है जब वो अप्लाई कर देते हैं वीज़ा के लिए तो उसके बाद क्या है कि वो इमीडिएटली पैसे निकलवा लेते हैं। बैंक बैलेंस मेंटेन करने के बाद क्या होता है, वो वीज़ा एप्लीकेशन लगा देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें से अपने बैंक अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। मतलब जल्दी निकाल लेते हैं, मतलब अगले दिन ही निकाल लेंगे या एक हफ्ते में निकाल लेंगे, वो वेट ही नहीं करते। तो उससे भी आपको वीज़ा मिलने में मुश्किल होगी, क्योंकि जब तक आपकी वीज़ा फाइल प्रोसेस हो रही है, अगर निकलवाने तो थोड़े से निकलवाइए, अपने काम के लिए निकलवाइए, फिर ऐड भी करिए उसको। ये नहीं है कि आप निकलवाते ही जाइए पैसे, उसमें ऐड भी करिए, निकलवाइए भी, उसको मेंटेन रखिए जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता है एम्बेसी से। तो उससे क्या होता है कि जब वो आपकी फाइल प्रोसेसिंग में जाती है तो वीज़ा ऑफिसर आपके अकाउंट में चेक करेगा कि आपका कितना बैलेंस है। अगर जब वो चेक करते हैं बैलेंस बहुत कम होगा, जितना आपने स्टेटमेंट लगाई है, जितनी आपने वीज़ा फाइल में, तो उसमें आपको दिक्कत आई, फिर वो जो वीज़ा ऑफिसर है आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेगा। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होगी तो तब वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए, ऐसी गलती आप मत करिए जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए कनाडा जो टूरिस्ट वीज़ा है उसमें तो वो इतनी स्टेटमेंट चेक नहीं करते, मतलब कम चांसेस आपके स्टेटमेंट के चेक होने के। पर जो ऑस्ट्रेलिया या यूके है, न्यूजीलैंड और जो कंट्रीज़ हैं वो इमीडिएटली आपकी स्टेटमेंट को चेक करते हैं, तो उसमें वीज़ा के रिजेक्शन आपके बहुत हाई हो जाएंगे। तो कनाडा की जो एम्बेसी है वो भी चेक करती है। इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिए। एम्बेसी में जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं उसको पूरी पावर होती है कि वो आपका बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेक कर सके। वो बैंक को लेटर लिख के या ईमेल लिख के भी उनसे जवाब मांग सकते हैं कि आपका कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। इस चीज़ को मेरे को काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं, मेरे से पूछते भी है कि क्या मैं अपना जो अब अमाउंट है विड्रॉ कर लूँ। देखिए आप ऐसी गलती मत कीजिए, जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता आप अपना जो उसमें बैंक बैलेंस है मेंटेन करके रखिए। तो ये थे मेरे आज के जो पॉइंट्स हैं, मैंने बैंक बैलेंस के बारे में बताना था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोग इसके बारे में सवाल पूछते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको कितना बैंक बैलेंस रखना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, तो वीज़ा ऑफिसर क्या क्या देखता है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर बैंक बैलेंस मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने कैसे मेंटेन करना है, तो उसकी गाइडेंस के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप फ़ोन करके मेरे से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। कोई भी डाउट है आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। और अगर बैंक बैलेंस वगैरह बनाने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। उसके बाद अगर कोई प्रोफाइल है, जैसे आपकी कोई जॉब की प्रोफाइल है या बिजनेस की प्रोफाइल है, एग्रीकल्चर की प्रोफाइल है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने में दिक्कत आ रही है या उसमें आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फिर भी आप मुझसे फ़ोन करके उस चीज़ का आप आंसर ले सकते हैं, आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। वो गाइडेंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ आपको। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले मिल सके। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या डाउट है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।